हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक में ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड है हमारी बदलती पृथ्वी। अर्थात पृथ्वी में किस तरह से बदलाव आ रहा है और ये जो बदलाव है मतलब पृथ्वी की सतह में जो परिवर्तन आ रहा है ये किस कारण से आ रहा है, इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि जो अपर्दन और निक्षेपण होता है, अपर्दन और निक्षेपण की के कारण किस प्रकार स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसे समझेंगे। इससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको जो है ये दोनों ही चीज़ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ जो है मुझे समझानी है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें और अपना फीडबैक जो है ज़रूर दें, तभी मेरा मोटिव सॉल्व हो पाएगा कि आपको ये जो है चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें। और लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, ये इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके और विदाउट कोचिंग जो है वो अपना सीटेट क्लियर कर सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ये चैनल आपको यूज़फुल लगता है तो, नहीं तो कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छे से कीजिए, क्योंकि सीटेट जो है 70 से 80 दिन है अब हमारे, मतलब लगभग 3 महीने भी पूरे कंप्लीट नहीं है, तो इतना टाइम इनफ है, लेकिन बस अब तैयारी अच्छे से करेंगे तो ये ज़रूर आपका क्लियर हो जाएगा। एंड हाँ, और जो क्लास 7th और सॉरी क्लास 6th और क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, दोनों की ही प्लेलिस्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट जो है लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी जो भी वीडियो यहाँ पे कराई जाती है उसका PDF जो है वहाँ पे शेयर किया जाता है, साथ ही करंट अफेयर्स शेयर किया जाता है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थर्ड जो है हमारी बदलती पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी में क्या बदलाव आ रहा है और ये बदलाव किस कारण से आ रहा है ये हम समझेंगे। हमारे पृथ्वी के नीचे अर्थात जो भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी के नीचे 7 छोटी बड़ी और असमान प्रकार की जो प्लेटें हैं ये आपस में जो है टकराती रहती हैं, और इन प्लेटों पर ही जो महाद्वीप और महासागर हैं इन्हीं प्लेटों पर जो है स्थिर है। लेकिन इसमें जो है इनके टकराव के कारण, क्योंकि प्लेटें जो है लगातार गति करती रहती हैं और गति से जो है चारों तरफ जो है ये घूमती रहती हैं, और इनके घूमने के कारण प्रत्येक वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर जो है, ये लगभग कुछ मिलीमीटर ही एक दूसरे से दूर हो पाती हैं, लेकिन ये जो है जो दूरी है ये हमें दिखाई नहीं देती है। बहुत ही छोटी मिलीमीटर बोला है तो मतलब बहुत ही कम दूरी होती है, और ये जो है हमें दिखाई नहीं देती है। और ये कुछ वर्षों के बाद जो है ये धीरे धीरे जब वो अलग हो जाती है, मतलब देखेंगे आप महाद्वीप भी, तो वो महाद्वीप जब एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं किसी और महाद्वीप में या तो जाके टकरा जाते हैं। इस पे बहुत बड़ा एक आपका चैप्टर है, मतलब कि देख आप अगर हम बात करें कि अफ्रीका की, जो इंडिया है वो कहीं एक टाइम था कि वो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो है पार्ट था, लेकिन वो प्लेटों के टकराव के कारण जो है धीरे धीरे वो जो है जाकर एशिया में किस तरह से मिल गया, इसके बहुत बड़ी इसके पीछे स्टोरी है, मतलब बहुत बड़ा ये टर्म है, इसको समझाना पड़ेगा, लेकिन ये कभी मैं और समझाऊंगी, इस चैप्टर को हमें समझना है। तो जो प्लेटें हैं, आप ये समझिए कि जो प्लेटें हैं भूपर पट्टी के नीचे वो लगातार जो है गति करती रहती है, और इसकी गति के कारण जब टकराती हैं तो ये कुछ मिलीमीटर जो है थोड़ी सी दूर हो जाती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि बहुत ही कम दूरी होती है। तो ये क्यों टकराती हैं? पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है उसमें, उसके कारण जो है ये गति, उसके कारण ही ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा जो है एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जिसके कारण जो है प्लेटें टकराती हैं। और इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि अगर एक पानी गर्म करें, एक बाउल में पानी गर्म करें, अगर बाउल में हाफ पानी डाल दें और उसमें एक पेपर का गोला बनाकर डाल दें, तो जिस प्रकार से वो हीटअप होगा, जब वो गर्म होगा, उसमें बॉयल होगा वो, तो देखेंगे कि वो कागज़ जो है ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे वो ठंडा होगा तो वो कागज़ जो है नीचे बैठ जाता है। इसी प्रकार जो है पृथ्वी के अंदर भी क्रिया होती रहती है। तो प्लेट की इस गति के कारण जो पृथ्वी की सतह में जो है परिवर्तन होता है, जो ये प्लेटों की गति होती है उसी के कारण जो है पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। अगर पूछा जाए पृथ्वी की सतह में परिवर्तन क्यों होता है, तो पिघले हुए मैग्मा के कारण जो गति होती है उसके कारण जो है पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आता है। पृथ्वी की गति जो है, इसको जो है, जो इसके अंदर जो गति होती है उस गति के आधार पर 2 बलों में इसे विभाजित किया गया है, और वो जो 2 गतियां हैं वो है एक अंतर्जनित बल और एक है बहिर्जनित बल। तो जो अंतर्जनित बल है उसको समझिए, जब पृथ्वी के अंदर मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब गति होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब जो गतियां घटित होती हैं उसे बोला जाता है
अंतर्जनित बल अर्थात एंडोजेनिक फोर्स। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बोला जाता है बहिर्जनित बल अर्थात एक्सोजेनिक फोर्स। तो ये सिंपल सी बात है, अंतर्जनित मतलब पृथ्वी के अंदर जो गतियाँ जो घटनाएं घटित होती हैं, बहिर्जनित मतलब पृथ्वी की जो सतह पर घटित होती हैं, तो उसे बहिर्जनित बोला जाता है। लेकिन अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी ये धीमी गति, मतलब पृथ्वी के अंदर जब अंतर्जनित बल पृथ्वी के अंदर जो गतियां होती हैं उसके कारण जो है दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, एक आकस्मिक बल लगता है और एक जो है धीमी गति होती है। तो जो आकस्मिक गति होती है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। आकस्मिक गति के कारण ही आप देख सकते हैं भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी क्रियाएं जो है आकस्मिक बल के कारण ही होती हैं ये घटनाएं। और जो धीमी गति होती है मतलब पटल विरूपण बल, इसके कारण जो है पर्वत निर्माणकारी मतलब इसे बोला जाता है, इसके कारण जो है पर्वतों का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं बहिर्जनित बल। जो बहिर्जनित बल जो मतलब कि वो घटना जो पृथ्वी की सतह पर घटित होती है, अर्थात अपरदन तथा निक्षेपण। अपरदन तथा निक्षेपण किस किस में होता है, जैसे नदी में, पवन में देखने को मिलता है, समुद्री तरंगे, हिमनद, इन चारों को जो है हम समझेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए ज्वालामुखी के बारे में हम पढ़ते हैं। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी भूपर पट्टी पर खुला एक छिद्र होता है। मतलब भूपर पट्टी पर अगर हम बात करें, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जो है एक खुला छिद्र होता है और जिसमें जो है पिघला हुआ मैग्मा है वो अचानक से जो है ब्लास्ट हो जाता है, अचानक से जो है वो बाहर निकल जाता है। तो जो नली निकलती है उस नली को क्या कहते हैं? निकास कहते हैं। और उसके अंदर से लावा निकलता है और जब ऊपर जाके जो है एक क्रेटर बन जाता है, अर्थात वो क्रेटर में कभी कभी बारिश जब होती है तो उसमें पानी भर जाता है, जिसपे क्रेटर में ही झीलों का क्या होता है? निर्माण होता है। गैस व राख जो है उसके ऊपर निकलते हैं। तो भूपर पट्टी पर क्या है? एक खुला हुआ छिद्र होता है जिसमें पिघला हुआ मैग्मा जो पदार्थ होता है वो अचानक जो है निकलने लगता है। इसको आप देख लीजिएगा, ऐसा इससे कुछ वो आता नहीं है क्वेश्चन, बस मैंने आपको बता दिया है। तो स्थल मंडलीय जो प्लेटों की गति के कारण, जो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं उसकी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। पृथ्वी की सतह पर एक तेजी से कंपन होता है और ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है और इस कंपन को क्या कहा जाता है? भूकंप। देखिए, भूकंप ये वह स्थान है जहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ है और भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर जहाँ पे कंपन होता है वहाँ पे जो है उसको क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। और भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन सबसे पहले प्रारंभ होता है वो होता है उद्गम केंद्र। मतलब कि सबसे पहले जहाँ पे कंपन होता है उसको क्या कहा जाता है? उद्गम केंद्र। उसको भूकंप नहीं कहा जाता। भूकंप किसको कहा जाता है? स्थल मंडलीय प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर जब कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, वह कंपन क्या कहलाता है? भूकंप। लेकिन सबसे नीचे वह स्थान जहाँ पे सबसे पहले कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को, मतलब उद्गम केंद्र के बाद जो सतह है जहाँ पे पता चलता है उसको कहा जाता है अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र जो है 90 डिग्री पर ये बनता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये देखिए, ये आपका अगर उद्गम स्थल है तो ये आपका अधिकेंद्र है, ये 90 डिग्री पर होता है। तो अधिकेंद्र से कंपन के बाहर की ओर तरंगों के रूप में जो है जाती हैं। अधिकेंद्र से जो कंपन होता है वो बाहर की ओर जाता है और जो अधिकेंद्र होता है वहाँ पे उसके जो निकटतम वाला भाग होता है, उसके जो नज़दीक वाला एरिया होता है, सबसे ज़्यादा हानि जो है वहीं पर होती है। अगर कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर होता है तो वो होता है अधिकेंद्र में, उद्गम स्थान में। तो कहाँ पर होता है? वो होता है अधिकेंद्र में। अधिकेंद्र के निकट वाले भाग पर सबसे ज़्यादा जो है क्या होती है? हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता जो है थोड़ी कम होने लगती है। तो इस चीज़ों को समझिए। सबसे पहले भूपर पट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उसके उद्गम केंद्र बोलते हैं। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम जो स्थान है उसको क्या बोला जाता है? अधिकेंद्र बोला जाता है। आगे देखते हैं। ये अब भूकंपीय तरंगे जो है 3 प्रकार की होती हैं। एक पी प्रकार की तरंगे होती हैं, अर्थात ये जो आपकी पी तरंगे जिसमें कि आपका क्या है? ये है आपका प्राइमरी तरंगे, मतलब प्राइमरी पहली जो तरंग होता है इसको अनुदैर्घ्य तरंगे भी बोला जाता है। एस तरंगे होती हैं सेकेंडरी तरंगे, इसको अनुप्रस्थ तरंगे बोला जाता है। और एक एल तरंगे होती हैं, इसे क्या बोला जाता है? ये पृष्ठीय तरंगे बोला जाता है। इन तरंगों के गुण जो आप इसके बारे में जो है हम आगे और पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी। इसमें आपको ये 3 चीज़ें समझना कि भूकंपीय तरंगे जो है 3 प्रकार की होती हैं।
तो भूकंप की जो है भविष्यवाणी ये करना संभव नहीं कि भूकंप कब आएगा, कैसे लगेगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो है कुछ हलचल हो रही है। कैसे? स्थानीय लोग कुछ सामान्य असामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके। जब नीचे कंपन होता है तेजी से, तो जानवर जो है हलचल करने लगते हैं। तालाब में मछलियाँ जो है बहुत ज़्यादा छलकने लगती हैं। उत्तेजना, सांपों की धरातल पर आना, जब सांप बहुत ज़्यादा धरातल पर दिखें, तो ये सब जो कारण है किसके कारण? भूकंप के आने के कारण है। तो अब ये समझ लीजिए कि भूकंप के मापन का यंत्र क्या जो है, भूकंप के मापन का एक यंत्र से किया जाता है, और वो होता है भूकंप लेखी। लेकिन भूकंप की तीव्रता से नापी जाती है, वो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 2 हो, तो उसमें बहुत ही कम हानि होता, कुछ भी नहीं, ना के बराबर। लेकिन अगर भूकंप की तीव्रता 5 होती है, तो उसमें वस्तुएं जो हैं गिर सकती हैं, वस्तुओं मतलब टूट फूट सकती हैं। जब भूकंप की तीव्रता 6 होती है, तो उससे अधिक वह शक्तिशाली होती हैं, थोड़ी सी शक्तिशाली होती है, कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन 7 पर बहुत जान माल की हानि हो जाती है। आगे देखते हैं, आस्थाकृतियों का निर्माण कैसे होता है। मैंने अभी बताया था कि अपर्दन और निक्षेपण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपर्दन और निक्षेपण के कारण किस प्रकार अस्लाकृतियों का निर्माण होता है, ये दो वो प्रक्रम है जिसके द्वारा जो है दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने को क्या कहा जाता है? अब ये समझिए, अपक्षय जो होता है, जब पृथ्वी की सतह से शैल टूटकर आगे चले जाते हैं, मतलब शैल खिसक जाते हैं या वहाँ से मिट्टी हट जाती है, उसको कहा जाता है अपक्षय। भूदृश्य पर जब जल, पवन या हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले जो क्षय को क्या कहा जाता है? अपर्दन कहते हैं। मतलब पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने को अपक्षय कहा जाता है, मतलब कि वहाँ से जो है कुछ नुकसान हो गया, उसको क्या कहा जाता है? अपक्षय। लेकिन ये किसके कारण? जल, पवन और हिम जैसी विभिन्न घटनाओं के कारण, घटकों के द्वारा जो है इस क्षय को क्या कहा जाता है? अपर्दन कहते हैं। जब अगर हम बात करें, नॉर्मल भाषा में बात करें, जब बारिश आती है तो वहाँ से मिट्टी हट जाती है, तो जब मिट्टी पृथ्वी पर से हटती जाती है, वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, वो अपर्दन कहलाता है। लेकिन कहीं पर ये मिट्टी बह कर जाके निक्षेपित हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? निक्षेपण। तो वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर ले जाकर वो इकट्ठा कर दे, तो उसे निक्षेपित कहा जाता है। और एक स्थान वायु, पवन, जल के द्वारा एक स्थान की मिट्टी को हटा दे, और वो एरिया क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। अब देखिए, अपर्दन अगर हम नदी की बात करें, तो नदी में ये किस तरह से हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि नदी का जो जल है, दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से जो है अब भूमि का जो है किस प्रकार से वहाँ से मिट्टी हटती जाती है, किस तरह से अपर्दित होती जाती है। जब नदी किसी खड़े ढाल से, मतलब ऊंचाई से नीचे गिरती है, तो वहाँ से जो है क्या है, वहाँ से जितने भी पत्थर होता है या मिट्टी होती है, वो ढाल वाली मतलब घाटी में गिराती जाती है, नीचे गिरती जाती है, और इसको क्या कहते हैं? जलप्रपात। आप ये देख सकते हैं। तो जब नदी किसी खड़े ढाल से बहती है, किसी खड़े ढाल से, और वहाँ से जो है उस स्थान से कठोर जितने भी पत्थर हैं और खड़े ढाल से जो मिट्टी है उसको नीचे गिरा देती है, वो क्या कहलाता है? जलप्रपात। और जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो आप देखते हैं, जब एक समतल एरिया में जब नदी प्रवेश करती है, तो आप देखते होंगे कि वो मोड़दार मार्ग का रूप ले लेती है। जब वो मोड़दार मार्ग का रूप ले लेती है, इस तरीके से जब मैदानी भाग में एक समतल एरिया में आ जाती है, तो वो मोड़दार मार्ग का रूप ले लेती है, तब नदी के कई चीज़ें देखने को मिलता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि नदी के इन्हीं बड़े जो मोड़ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विसर्प। अब ये देखते हैं कि अब ये नदी बह रही है, तो ये जो एरिया है, जिसके बड़े मोड़दार का वो लिया है, कितना मोड़ लिया है, तो इसको क्या कहा जाता है? विसर्प। तो वह मोड़दार मार्ग जो है क्या कहलाता है? विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार जो है अपर्दन और निक्षेपण, वहाँ पे मिट्टी कहीं से अपर्दित होती है, तो कहीं पर वहाँ पे जो इकट्ठा होती है, निक्षेपित होती है। तो ये जो विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं, समय के साथ साथ जो विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। धीरे धीरे क्या देखेंगे, ये विसर्प जो है नदी से जो है अलग हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है चाप झील। तो चाप झील क्या होता है? ये आता है क्वेश्चन। तो वो क्या होता है? वह मोड़दार भाग जो नदी से अलग हो जाए, या विसर्प जो नदी से अलग हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं।
तो एक अलग झील बन जाता है जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, अर्थात जो निकटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। मतलब कि अपने जो तट हैं उससे इतना ज़्यादा इधर उधर उसका पानी चला जाता है कि वहाँ पे बाढ़ आ जाता है, और बाढ़ के कारण नदी के तटों जो तट हैं वहाँ के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो है एक महीन मिट्टी तथा कुछ पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, और वो जो है मिट्टी एक क्या हो जाती है, जलोढ़ मृदा बन जाती है। और ऐसी मिट्टी और पदार्थों के अवसाद, उसको क्या कहते हैं, अवसाद, अर्थात जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। तो इसके समतल उपजाऊ मैदान भी होते हैं, ये बाढ़कृत मैदान होते हैं, और ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो है, नई मिट्टी आ जाती है यहाँ पे, और वो जो है मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। नदी के जो वो तट है उनको तटबंध कहते हैं, और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह जो बहुत धीमा हो जाता है, और नदी तब तक जो है अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, और इसको क्या कहा जाता है, वितरिका। ये देखते हैं एक नदी मुख्य भाग है, और ये जो है जैसे जैसे समतल भाग में और समुद्र के किनारे तक पहुँचती जाती है, उसके बाद देखेंगे अनेक धाराओं में जो है ये विभाजित हो गई। अनेक धाराओं में जब विभाजित हो जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, वितरिका। क्या कहते हैं, वितरिका। अब वितरिका हमें समझ में आ गया, हमें चाप झील हम समझ चुके हैं, साथ में हम देख चुके हैं कि बाढ़कृत मैदान क्या होता है, अर्थात उपजाऊ मैदान क्या होते हैं, तटबंध क्या होते हैं। अब हमें देखना है कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ जितने भी मलबे होते हैं, मलबों का निक्षेपण करने लगती हैं, और अब प्रत्येक वितरिका जो होती है वो अपने मुहाने का एक निर्माण करती हैं। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से, जो मुहाने हैं उसके सभी मुहानों के अवसाद जो है उसके संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, जब सभी नदियाँ होती हैं उनके जो मुहाने होते हैं वहाँ पे अवसादों का संग्रह हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। आगे देखते हैं समुद्री तरंगों के कारण क्या होते हैं। आप देखते होंगे कि समुद्र में जो है तरंगें उठती हैं, लहरें उठती हैं, तो जो समुद्री तरंगों के कारण भी अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया देखने को मिलती है, और इसके कारण भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो जब समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती हैं, पत्थरों से टकराती हैं, जिससे कि दरारें विकसित होती जाती हैं, और समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। मतलब लगातार उसमें लहरें जा रही हैं तो वो जो एक दरार बन जाती है, और इतनी तेज़ी से होती है कि उसमें एक बहुत ही चौड़ी खाई बन जाती है, मतलब कि ये बहुत बड़ी और चौड़ी भी हो सकती हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समुद्री गुफा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये समुद्री गुफा इसे कहा जाता है। और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर केवल एक छत जैसा बचता है, उसको तटीय मेहराब कहते हैं। आप देखते हैं ये आर पार हो गया, तो ये जो है एक छत ऊपर से रह जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तटीय मेहराब। तटीय मेहराब किसे कहा जाता है, जब समुद्री गुफा अर्थात गुफा बड़े हो जाते हैं, केवल एक छत रह जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तटीय मेहराब। और समुद्री गुफा क्या होता है, जब दरारें समुद्री तरंगों के लगातार से समुद्री जो तरंगे हैं लगातार शैल उसे टकराती रहती हैं, जिसके कारण जो है दरारें पड़ती जाती हैं, और ये दरारें जब लंबी और चौड़ी हो जाती हैं तो उसको कहते हैं समुद्री गुफा। अब एक चीज़ देखते हैं, स्टैक क्या होता है। अपर्दन छत को भी तोड़ दे, जो अपर्दन मतलब इतना अपर्दित होता है, इतनी लहरें तेजी होती हैं कि वो अपर्दन छत को भी तोड़ दे और अलग हो जाए, वो कहलाता है स्टैक। समुद्र जल के ऊपर लगभग जो है ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तट है, उसे समुद्र भृगु कहते हैं। क्या बोलते हैं, समुद्र भृगु कहते हैं। किसे कहते हैं, समुद्री जल के जो ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे होते हैं, ये ऊपर उठे हुए होते हैं, इससे ऊंची जो शैल होते हैं उनको समुद्री भृगु कहा जाता है। और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलीन का निर्माण करती हैं। जो तरंगे हैं वो किनारों पर जो है अंदर से लाके अवसादों को जमा कर देती है, उसको समुद्री पुलीन कहलाता है। ये जो 4-5 टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करके ये पूछ दिया जाता है। अब अगला देखते हैं कि हिमनद के कारण किस तरह से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हिमनद मतलब कि जो हिमानी नदी है, जो हिमानी बर्फ की जो नदियाँ होती हैं, हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से जो गोल आकार के गोलाश्मी मिट्टी है और पत्थरों को जो है अपर्दित कर देती हैं, और वो मिट्टी और पत्थरों के भूदृश्य का अपर्दन करती जाती हैं। और हिमनद जो है गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है, और उसे क्या कहा, एक सुंदर झील का निर्माण होता है। मतलब जो हिमानी नदियाँ हैं वो अपने साथ जो है जो गोलाकार की मिट्टी होती है उसको और पत्थरों को जो है अपर्दित करके नीचे गिरा देती हैं, और एक गहरा भाग हो जाता है, और उसमें जब बर्फ़ पिघलकर पानी उसमें भर जाता है तो वो जो है एक सुंदर झील बन जाता है। हिमनद के द्वारा लाए गए जितने भी पदार्थ हैं, छोटे बड़े, रेत या कोई भी मिट्टी जो होती है वो निक्षेपित हो जाती है, और ये निक्षेपण है वो कहलाता है हिमनद हिमोड़।
का निर्माण करती है। मतलब हिमनद हिमोड़ का निर्माण कैसे होता है? हिमनद के द्वारा, मतलब हिमानी नदियों के द्वारा लाई गई जो रेत है, शैल है, मिट्टी है, उसका जो है निक्षेपण होना हिमनद हिमोड़ कहलाता है। आगे देखते हैं कि पवन का कार्य क्या होता है। पवन का मतलब जो रेगिस्तानी इलाकों में जो रेत है उससे क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में कि किस तरह से ये टिब्बे बने हुए बालू के। एक जगह आपको देख सकते हैं खाली है और कुछ जगहों पे जो है ऊंचाई भरे हैं, अर्थात पवन के कारण किस प्रकार से ये रेत जो है उड़ा के जाते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और दूसरी जगह जो है वहाँ का रेत खाली कर देते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? देखिए, रेगिस्तान में जब पवन का अपर्दन और निक्षेपण होता है तो उसकी कई चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं यहाँ पर, और जिन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है? छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपर जो पवन होती है, इन शैलों के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती जाती है। मतलब जो ऊपरी भाग है उसके अपेक्षा जो नीचे वाला भाग है उसको काट देती है, इसलिए ऐसी शैलों के आधार पर एक संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। मतलब पवन के चलने पर यह अपने साथ, जो पवन चलती है तो ये अपने साथ जो है रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तब ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना लेती हैं। आप ये देख सकते हैं, जब पवन जब रुकता है तो वो जो है रेत गिरकर एक छोटी सी ऐसे पहाड़ी जैसा आप देख सकते हैं ये बन जाती हैं, और इनको जो है बालू टिब्बा कहा जाता है। तो जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं, वो वायु उनको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, और तब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में जो है निक्षेपित हो जाते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? लोयस। और आपको ये सबसे बड़ा जो लोयस पाया जाता है वो चीन के विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। मतलब चीन में जो है विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो विशाल लोयस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? वो चीन में। तो समझ लीजिए कि जो बालू कण जो महीन होते हैं, हल्के होते हैं, पवन जो है उनको बहा कर लेकर जाती है और अत्यधिक दूर ले जाकर उसको निक्षेपित कर देती है, और ये क्या कहलाता है? बालू के कण ये विस्तृत क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाते हैं और ये लोयस कहलाते हैं। होप सो ये आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसकी पूरी मैं रिप्लाई करूँगी। और अगर चैनल आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू।